कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुंडे माफियाओं का दखल बहुत बढ़ गया। पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में मारपीट हुई, खूब आपस में माइक चले, डंडे चले। वो इसीलिए चले कि काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड के विधायक उस समय सदन में पहुंचे थे, हर पार्टी से थे। लिखना इतना आसान था उस समय इनके खिलाफ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, रिजवान जहीर, अरुण शंकर शुक्ला, अन्ना, डीपी यादव, कादिर राणा, 17 के खिलाफ लिखा था। सिर्फ 2 चुनाव जीते थे, एक कादिर राणा और एक धनंजय सिंह। मैंने इतने माफिया के खिलाफ लिखा, कभी किसी ने धमकी नहीं दी। बीच में जिक्र आया गेस्ट हाउस कांड का, उसमें अतीक अहमद का बड़ा नाम उछला। अतीक पकड़ लेते तो 2 कोई वो पकड़ लेते और जीप में डालते थे विधायकों को। ये अतीक का आतंक बहुत ज्यादा था सर, प्रयागराज में और पूर्वांचल में। मतलब ये तक कहा जाता था कि बड़े बड़े जजेस की गाड़ियां बाद में गुजरती थी, पहले इनकी गाड़ी को रास्ता मिल जाता था। उस समय का जो आतंक था ये था कि 50 गाड़ियां उनकी निकली, 50 गाड़ियां इनकी निकली। ब्लैक कलर की गाड़ी 786 नंबर, इनका कोई और नंबर, आमने सामने से गुजर रही है। कभी भी लगता था कि आमने सामने गोलियां चल जाएंगी, और चलती थी। मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन उनकी कोर्ट में पेशी थी। मैंने देखा कि 786 नंबर की गाड़ी काफिला चला जा रहा था, हम भी पीछे लगा दिए कहाँ जा रहा है। तो देखा सब डीजीपी ऑफिस के अंदर चले गए। फिर वो 1-1.5 घंटे बाद निकले। हमने अपना फोटो जर्नलिस्ट को बुलाया, उसको भेजा अंदर, उसने फोटो खींची तो उसका कैमरा छीन लिया गया। जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, हमेशा कहते थे अगर कोई खबर छप जाए, उनका ये कहना था कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीजें नेता की जिंदगी में सबसे जरूरी है। तो जैसे ही अगर किसी खिलाफ कोई छपता था तो वो कहते थे नेता को, समझा अरे काहे पर्चा छप रहे हो ना, नाम तो हो रहा है तुम्हारा। तो उस समय के जितने बड़े जाने माने पत्रकार थे, सबने जो है ना किसी बहाने से मुलायम सिंह यादव जी से, सरकार से पैसे लिए थे, लाखों रुपए। अच्छा, किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 30 लाख। पत्रकारों ने, बड़े एडिटर्स, बड़े लोग, बड़े कहे जाने वाले पत्रकार। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जब बने तो उन्होंने डीपी यादव का टिकट काटा। उन्होंने कई अपराधीकरण के खिलाफ, मुलायम सिंह जी की जो अपराध को लेकर छवि थी, वो अखिलेश ने उसको धोने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान डरा हुआ है? अब जो मुसलमान नेताओं के बयान आते हैं उसके हिसाब से तो लगता है, लेकिन हमारे जो दोस्त यार है वो तो बस मस्त घूम रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनका घर जला दिया गया। एक फैजाबाद के नेता थे, मैंने उनका नाम लिख दिया। अगले दिन उस नेता का फोन आया, बोले भैया मिलना है आज से। तो जैसे ही मिलने गए वो आया, और पीछे गनर वनर भी थे, आए तुरंत पैर छुआ उसने कि भैया बहुत कृपा रही, आपने मेरा नाम डाल दिया, बहन जी बहुत खुश है। बस आपसे एक आग्रह था, मेरा कजिन भाई भी साथ में शामिल था, उसका नाम नहीं आया है, उसका अगले आपको जब फॉलो करिएगा उसका नाम जरूर डाल दीजिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और पिछले 32 साल उन्होंने दिए हैं पत्रकारिता में। हम बात कर रहे हैं सुधीर मिश्रा जी की, जो कि नवभारत टाइम्स में संपादक हैं। बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे आज की दौर की जो राजनीति है कहां खड़ी है, और जब 90 के दशक में राजनीति होती थी तब किस तरह की होती थी वो जानने की कोशिश करेंगे। नेता जो थे वो किस तरह से पत्रकारों से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, और क्या आज के नेता उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपने 94 से पत्रकारिता की स्टार्टिंग की है, तो 90 के दशक का दौर कैसा था? उत्तर प्रदेश को अगर हम सेंटर रख के सोचें तो पॉलिटिक्स के हिसाब से कैसा था, या फिर पत्रकारिता के हिसाब से कैसा था? मैं थोड़ा सा और पीछे चलूँ, अगर 89, 86, 7, 90 जिस दौर में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक गजब का संक्रमण काल था। अच्छा, उस समय देश में 2 तरीके की ताकतें हावी हो रही थी, जिसको हम लोग जानते हैं, कमंडल की राजनीति और एक मंडल की राजनीति। कांग्रेस पीछे जा रही थी। राजीव गांधी जी ने उस दौरान जो 2 डिसीजन लिए थे अपने प्रधानमंत्री काल में, एक शाहबानों के मामले में एक खास वर्ग का तुष्टीकरण किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करके, और दूसरा उसी समय कोर्ट ने जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, जिसका क्रेडिट कांग्रेस ने लिया। उन्होंने लिया। ये दोनों ही चीजें, इन दोनों चीजों को किया गया था राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाउंस बैक किया, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा। जी, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश, जिसको देश की राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, यहाँ पर नए नेता तैयार हुए। मुलायम सिंह यादव जी उभरे उस समय, काशी राम जी दलित राजनीति के एक वो बनकर उभरे, उनके बाद उनकी शिष्या मायावती जी आई, और फिर भारतीय जनता पार्टी में कई नेता आए, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा, और उसके बाद बहुत सारे नेताओं का एक फिर अभी तक योगी आदित्यनाथ जी तक बहुत लंबा सिलसिला है। तो ये मुख्यतः अगर हम कहें पिछले 32 साल में जो मैंने देखा, उसमें लड़ाई मंडल और कमंडल की ही रही। मतलब एक राजनीतिक दल जिसका बेस हिंदू वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा ओबीसी, बैकवर्ड जाति और मुसलमानों को, मुस्लिम तबके का एक गठजोड़ था। बाद में जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती गई, बहुमत की राजनीति के लिए लोग, दोनों ही दलों को, सबको ये बात समझ में आने लगी कि किसी एक को लेकर खाली या किसी एक खास वोट बैंक के सहारे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। तो फिर उसमें डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स जो पहले भी थी, लेकिन फिर डेवलपमेंट नैरेटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ये कि जो विकास की योजनाएं हैं उनको नीचे तक ले जाना, गांव वालों तक पहुंचना। राजनीति का एक अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अच्छा पहलू ये भी है, या देश की राजनीति का, कि जैसे पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजो केंद्र से तो 10 पैसा पहुंचता है। वो 10 पैसा पहुंचना बंद हुआ, थोड़ा ज्यादा पहुंचने लगा, और गांव में लोगों ने पहली बार सरकारी योजनाओं को अपने तक बहुत अच्छे पैमाने में, जैसे घर बने, शौचालय बने, गैस सिलेंडर मिला, ये सारी चीजें जो आना शुरू हुई, जिससे बहुत इम्पैक्ट डाला सर। लेकिन बहुत एक काला अध्याय ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुंडे माफियाओं का दखल बहुत बढ़ गया, माफियाओं का राज बहुत हो गया। खासकर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो उस दौर को आपने देखा है, तो कैसे बताएंगे उसको? देखिए, जहाँ तक राजनीति के अपराधीकरण की बात है, तो सिर्फ पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का हर जिले में एक बड़ा क्रिमिनल होता था जी। और कांग्रेस के समय में भी क्रिमिनल होते थे, 50 साल पहले भी होते थे, लेकिन तब वो लोग पीछे से मदद करते थे नेता की, कभी सामने नहीं आते थे, या नेता लोगों को शर्म आती थी कि वो कहीं उनका कोई लिंक ना पता चल जाए कि किसी क्रिमिनल के साथ में है। तो उस समय चोरी छुपे गुंडे बदमाशों की और माफियाओं की मदद होती थी, या पैसों से मदद करते थे या बाहुबल से मदद करते थे। बाद में इन लोगों को ये लगा, जो बाहुबली है या गुंडे हैं, उनको ये लगा कि यार ये पीछे से क्या मदद करना, हम खुद भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये दौर हमारे सामने शुरू हुआ। जब 1994 में जिस समय मैं आया जी, उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में मारपीट हुई जी। तो खूब आपस में माइक चले, डंडे चले। वो इसीलिए चले कि काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड के विधायक उस समय सदन में पहुंचे थे, हर पार्टी से थे। हमने तस्वीरें तो सर, हम तो खैर उस समय नहीं उस पत्रकारिता, या फिर हम तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमने तस्वीरें जरूर देखी हैं, और बड़ी भयानक तस्वीरें। किसी नेता का सर फूटा था, कोई माइक उठा के, कोई चेयर उठा के, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। और मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करके आए थे, हम लोग सैद्धांतिक बातें पढ़ के आए थे, थ्योरी पढ़ के आए थे, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में क्या होता है वो भी पहली बार हो रहा था। हमें लगा क्या यही होता है, लेकिन पहले नहीं ऐसा हो रहा था, उस समय होना शुरू हुआ था। तो एक ये घटना हुई, और उसके पीछे की वजह ये गुंडे माफिया जो सदन में पहुंच गए थे वही थे, या फिर बाहुबली था? मतलब पहले क्या लोकतंत्र की ताकत से लोग विधायक बनते हैं, और विधानसभा का जो प्रोसेस होता है वो लोकतांत्रिक तरीकों से होता है। लेकिन जब गुंडे जीत के जाएंगे और गुंडे लोग पहुंचेंगे, तो उनके अंदर तो जो उनका बेसिक इंस्टिंक्ट है हिंसा, वो वहां पे जागृत हुई। सर आगे आते हैं, आपने तो बहुत दौर देखे हैं। सबसे पहले हम जब बाहुबलियों पर बात कर रहे हैं तो बाहुबलियों पे ही रहते हैं। पूर्वांचल का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि पूर्वांचल से बहुत बड़े अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह, इन सब का बड़ा कॉकस था। हमने देखा श्री प्रकाश शुक्ला, वो तो खैर कहानियाँ हम लोग केवल किताबों में ही पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में इतनी चर्चित हुई, मूवीज आई। तो इन सबको कैसे आपने देखा, कैसे इनके बारे में कवर किया, और पत्रकारिता करना क्या इतना आसान था, लिखना इतना आसान था उस समय इनके खिलाफ? देखिए भाई, मतलब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा
क्राइम जो जितने भी आपने नाम लिए, इनके खिलाफ बहुत जम के लिखा। आपने जब भी घटना हुई, जो भी घटना जैसी हुई या विश्लेषण करना हुआ, मैं आपको अपनी फाइलें दिखाऊंगा जी। तो आप देखिएगा उसमें 2008 या 9 का इलेक्शन था, 9 का इलेक्शन था लोकसभा का। उससे पहले मैंने 17 माफिया के खिलाफ एक सीरीज जिस अखबार में था उसके एडिट पेज पे आती थी, जागते रहो नाम से। अच्छा। और शाम को एक टीवी चैनल उसको दिखाता था, एक चैनल और अखबार का टाई अप था। तो उसमें मैंने जितने आपने नाम लिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, रिजवान जहीर, अरुण शंकर शुक्ला, अन्ना, डीपी यादव, कादिर राणा, बहुत सारे नाम थे, गिरीश पासी, मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे नाम थे। और उस जो आर्टिकल मेरा होता था उसमें उनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री होती थी उसकी बात होती थी, और उनके जो पीड़ित लोग होते थे कई बार उनकी भी बात होती थी, और जो वोटर्स हैं उनको आगाह करते होते। जागते रहो का मतलब ही था जागते रहो भाई, देख लो ये प्रत्याशी कैसा है। तो मैं ये नहीं कहता कि अखबार चुनावों के नतीजे बदल देते हैं, लेकिन असर तो पड़ता ही है। 17 के खिलाफ लिखा था, सिर्फ 2 चुनाव जीते थे, एक कादिर राणा और एक धनंजय सिंह। 15 इलेक्शन हारे थे, और उनमें से एक हारे हुए कैंडिडेट ने, जो शायद उस समय बीएसपी के टिकट पे लड़े थे, रिजवान जहीर ने मेरे ऊपर एक मानहानि का केस भी किया था। अच्छा। तो लेकिन अच्छी बात ये थी, मतलब मैंने अपने 34-32 साल में देखा कि मैंने इतने माफिया के खिलाफ लिखा, कभी किसी ने धमकी नहीं दी। अच्छा। कभी नहीं धमकी दी। ऐसा क्यों सर? अमूमन तो हमने सुना है कि पत्रकारों को काफी धमकियां मिली हैं, कई लोगों को। देखिए क्या होता है ना कि जब पत्रकार किस मंशा से लिख रहा है। हाँ। मान लीजिए कि मैं 4 क्रिमिनल्स को जानता हूं, 2 क्रिमिनल ने मुझसे कहा यार इसके खिलाफ लिख दो, तो वो हम उनकी राइवलरी में अगर शामिल हो जाएं, हम उनकी आपस की पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएं, हम उनके गुंडागर्दी के किसी उसका एक हिस्सा बन जाएं, तब उन्हें बुरा लगता है। देखिए लिखने पढ़ने वाले के बारे में, जैसे जर्नलिस्ट है उसके बारे में इन लोगों को भी अपना आकलन रहता है। उनके भी लोग होते हैं जो बताते नहीं भाई, मतलब वो बताते हैं अरे भैया ये तो उनका आदमी है, कोई बताता नहीं भैया उनका कोई मतलब नहीं है, वो जो भी हो जिसके खिलाफ आज आपके खिलाफ लिख रहे हैं कल उसके खिलाफ लिख देंगे, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा तो वही था, हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई ना दुश्मनी थी ना दोस्ती थी, हमारा काम था खबरें लिखना। लेकिन ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी माफियाओं और पत्रकारों के बीच में कि कोई किसी के ऊपर इस तरह से धमकाएगा नहीं, धमकी नहीं देगा, हमला नहीं करेगा। भाई मैं देखता हूं ऐसा नहीं है कि धमकी नहीं जाती है या पत्रकारों की हत्या नहीं होती है, पत्रकारों की हत्याएं भी हुई हैं, पत्रकारों को धमकाया भी गया है, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए। लेकिन मैं अब इसको अपने को सौभाग्यशाली मानूं या मैंने अपना जो रास्ता चुना था मैं उसकी खूबसूरती समझूं कि मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा। एक बार एक बड़ा मज़ेदार घटना याद आती है कि एक रीता बहुगुणा जोशी जी थी, जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनका घर जला दिया गया। जी जी जी। और घर जलाने वालों में मायावती जी का शासन था और बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता थे जी। एक फैजाबाद के नेता थे, मैंने उनका नाम लिख दिया। और मतलब उस समय इतना प्रेशर था अखबारों पे और उस पे कि लिखना बड़ी बात थी। किसी अखबार ने नहीं लिखा, मैंने लिख दिया। अगले दिन उस नेता का फोन आया, कहा सुधीर मिश्रा बोल रहे। हमने कहा, बोले भैया मिलना है आज से। तो हमने कहा ठीक है मिलते हैं। मैंने अपने साथियों से कहा, बोले यार वो तो बहुत खतरनाक है, माफिया है, तुमने क्यों कह दिया मिलना है? हमने मिलेंगे। फिर गोमती नगर में एक रेस्टोरेंट में तो बुलाया। थोड़ा मेरे अंदर भी वो था यार, पता नहीं क्या होगा। हम गए, लेकिन थोड़ा ये यंग एज खून में वाल होता है ना, तो जोश भी रहता है। मतलब एक अच्छा जर्नलिस्ट जिसको कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर एक वो बेखौफ होता है थोड़ा, उसके अंदर, मेरे अंदर खास तौर से था। तो हम गए मिलने। तो जैसे ही मिलने गए वो आया और पीछे गनर वनर भी थे, आए तुरंत पैर छुआ उसने कि भैया भैया बहुत कृपा रही, आपने मेरा नाम डाल दिया, बहन जी बहुत खुश है। तो हमने कहा कि अरे तो या तो उल्टा हो गया। हाँ, हमने कहा क्यों? कहने नहीं भैया, अब बस आपसे एक आग्रह था, मेरा छोटा भाई भी, मेरा कजिन भाई भी साथ में शामिल था, उसका नाम नहीं आया है, उसका अगले आपको जब फॉलो करिएगा उसका नाम जरूर डाल दीजिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि इसको लिखने से कोई नाराज होगा, कुछ वो होगा। इनफैक्ट कुछ एक पीपीएस अधिकारियों का जो पुलिस अफसर थे उनका नाम पड़ा, वो भी खुश थे, जबकि उनके खिलाफ था। बताइए। उनको लग रहा था नंबर बढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं और
हो कुछ और जाता। वैसे भी जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, हमेशा कहते थे अगर कोई खबर अबर छप जाए तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब मानते थे, कभी कोई ऐसी चीजों बुरा मानते भी होंगे। उन्होंने अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल और ये सब भी कराया था, लेकिन उनका ये कहना था कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, तीन चीजें नेता की जिंदगी में सबसे जरूरी हैं। एक तो उसका चर्चा होती रहनी चाहिए, अखबारों में पर्चा मतलब छपता रहना चाहिए, और खर्चा चलना चाहिए। तो जैसे ही अगर किसी खिलाफ कोई छपता था तो वो कहते थे नेता को, समझा अरे काहे परेशान, छप रहे हो ना, नाम तो हो रहा है तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से एक ये भी चीज होती है कि जैसे नेगेटिव पब्लिसिटी भी जो होती है, कई बार जो बाहुबली होते हैं या इस टाइप के लोग होते हैं, वो उसको बुरा इसलिए भी नहीं मानते कि चलो नाम तो छप रहा है। हाँ, ठीक बात है। वो खैर वो भी एक दौर था, में भी ऐसा भी होता होगा। सर, नेताजी की आपने बात की है, मैं आप माफियाओं पर दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन उनकी बात छिड़ी है तो मैं उन पर सवाल है। नेताजी मुलायम सिंह यादव किस स्वभाव के नेता थे? क्योंकि 2007 में जब वो हम लोग पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, राजभवन के बाहर खड़े थे, इस्तीफा देकर बाहर आए, तो मुझे याद आता है कि वो अपनी गाड़ी से उतरे, मीडिया वालों से बात किए, घूम घूम के सबने घेर रखा था, आज भी मुझे याद है। लेकिन आज के दौर में वो, आज के जो नेता हैं वो ये काम नहीं करते हैं, माइक देखते हैं साइड से निकल जाएंगे, लेकिन वो उतरे इस्तीफा देकर। आपने जो कवर किया, आपने क्या महसूस किया नेताजी मुलायम सिंह को लेकर? देखिए, मुलायम सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश की जो सिर्फ राजनीति को ही नहीं बदला, उन्होंने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ की जुडिशरी को, यहाँ की पत्रकारिता को, सबको बदल दिया। मतलब वो जो दौर था ना, मैं जब आया तो मुलायम सिंह जी ताकत में थे, सबसे ताकतवर नेताओं में से थे जी। 2 जून 1995 था शायद, जब मायावती जी के साथ इनका टाइप था। और उस समय काशीराम जी और मायावती जी बाहर से सपोर्ट कर रहे थे जी, और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी थी, और कई ऐसी चीज़ें सरकार चलाने में होती हैं जो इनको पसंद होती है, उनको नहीं पसंद होती है। जबकि काशीराम जी और मायावती जी को लग रहा था कि सरकार वो चला रहे हैं तो उनकी मर्जी से होनी चाहिए। तो मुझे याद है कि जिस दिन 2 जून 95 की घटना हुई, उससे 1-2 दिन पहले काशीराम जी ने इनको बुलाया, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो गए, और अपने एक खास फोटो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट को भी बुलाया, वो भी वहीं थे, और ये खुद लुंगी पहने बैठे हुए थे, और मुलायम सिंह जी खड़े हुए थे याचक की मुद्दे, मतलब ऐसे खड़े हुए थे, क्योंकि सपोर्ट उन्हीं के विधायकों का था। तो थोड़ा सा बेइज्जत करने वाले अंदाज था उस दिन, मतलब कि थोड़ा सा अपमानजनक वैसी फोटो छपी अखबारों में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का, और दूसरा उन्होंने समर्थन वापसी की बात करी थी, उसको लेकर उनके अंदर बहुत गुस्सा था। और वो गुस्सा एक राजनीतिक गुस्सा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा, और उनके साथ जो एलिमेंट थे उस समय, काफी लोग ऐसे थे जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। तो वही बाहुबली वाला जो एक अप्रोच होता है, सारे विधायकों को उठा उठा के डालना और वहां पे गेस्ट हाउस में से निकालना, अपने सपोर्ट में मारपीट, और ये सब बहुत कुछ पता ही होगा आपको। 2 जून 95 की जो घटना थी, जो इस देश की राजनीति का एक काला अध्याय है, काला अध्याय। तो वो सारा हुआ। लेकिन वो भावुक नेता थे, मतलब मुलायम सिंह यादव जी का ये था, बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत भावुक थे, और कई बार भावनाओं में भी डिसीजन ले लेते थे। तो ये भावनाओं से भरा हुआ एक निर्णय था जो गलत था। उसके अलावा भी मैंने उनको देखा, आपको लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा कि कई ऑडियो कैसेट्स आए थे बीच में जी, जिसमें अमर सिंह जी की कुछ जुडिशियल लोगों से बात थी, कुछ पत्रकारों से बात थी, कुछ लोगों का जिक्र था, बड़े अधिकारियों का, जजेस का, इन सब का जी। तो उससे बड़ा, मतलब उससे लोगों की धारणाएं टूट गई कि अच्छा, क्या बड़े लेवल पे पत्रकार ऐसा करते हैं, या बड़े लेवल पे जजेस ऐसा करते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स ऐसा करते हैं। ये सारी जो धारणाएं थी पहले नेताओं को लेकर ही खराब थी, लेकिन उसके बाद सबका, उसी दौरान विवेकाधीन कोश, जी, एक विवेकाधीन कोश हुआ करते, जब नए नए पत्रकारिता में आए तो पत्रकारों के खिलाफ सीरीज चल रही थी शाम के अखबारों में। अच्छा। तो उस समय के जितने बड़े जाने माने पत्रकार थे, सबने जो है ना किसी बहाने से मुलायम सिंह यादव जी से, सरकार से पैसे लिए थे, लाखों रुपए। अच्छा। तो सारे पत्रकारों की एक सीरीज चल रही थी। तो हम, मतलब उस समय, मतलब मुझे लग रहा था कहाँ आ गए हैं ये।
किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 30 लाख। पत्रकारों ने, बड़े एडिटर्स, बड़े लोग, बड़े कहे जाने वाले पत्रकार। ये अमाउंट भी छोटा नहीं है उस जमाने में तो। उस समय के हिसाब से आप सोचिए, किसी को स्कूल बनवाना है, किसी को पिताजी का इलाज कराना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो संस्थाओं की बर्बादी मैंने देखी, जर्नलिज्म की देखी, जुडिशरी पे उठते हुए सवाल देखे। फिर जैसे अभी डिसीजन ले रहे हैं, बाद में उनको पद दे दिया गया, कोई रिटायर हुए लोगों को पद दे दिए गए, रिटायर हुए उनको किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया कि आप मेरे पक्ष में काम करो, हम आपको देख लेंगे। तो जो अलग अलग जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनको खराब होते हुए मैंने इन 32 सालों में देखा कि जिसका जो काम था वो काम छोड़कर कुछ और करने में लगा हुआ था। सर, बीच में जिक्र आया गेस्ट हाउस कांड का, उसमें अतीक अहमद का बड़ा नाम उछला। क्या रोल था उस समय अतीक अहमद का उस कांड में? अतीक ही नहीं, और भी थे। इस समय कई लोग बीजेपी सरकार में हैं जो उस समय बहुत एक्टिव होकर विधायकों, 2 हाथ अतीक पकड़ लेते थे, 2 कोई वो पकड़ लेते और जीप में डालते थे विधायकों को। तो उस समय तो एक अतीक को कहना खाली गलत होगा। काफी लोग थे उस समय, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जिनको लड़ाई लड़नी थी उन्होंने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी, तो मैं नाम लेके क्यों अपने आप को वो करूं? ठीक बात है। मैं सबको जानता हूं। वो लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में, कई भारतीय जनता पार्टी में, कई समाजवादी, कई बहुजन समाज पार्टी में भी हैं। बताइए। उसके बाद आए, मंत्री बने, जबकि उस समय वो इस तरह का राजनीति बड़ी अजीब चीज होती है। राजनीति में मैंने देखा कि कैसे लोग, भाई बाद में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव भी लड़े 2019 का। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस दिन मैंने, उस वाली दिन रात में जो बवाल था उसमें मैंने उनकी भूमिका अच्छी देखी थी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, उन्होंने उस पूरे स्थिति को संभालने में और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इन सारे लोगों ने। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी थी, वो ज्यादा चली नहीं थी। बहुत कुछ हुआ था उस दौर में, तो वो भी एक दौर था, बहुत दौर था, जबरदस्त था। ये अतीक का आतंक बहुत ज्यादा था सर, प्रयागराज में और पूर्वांचल में, या फिर? बिल्कुल था, बिल्कुल था। इलाहाबाद में तो मतलब ये तक कहा जाता था कि बड़े बड़े जजेस की गाड़ियां बाद में गुजरती थी, पहले इनकी गाड़ी को रास्ता मिल जाता था। तो था तो और मतलब हर जगह एक था। इलाहाबाद में कोई है, गोरखपुर में कोई है, बनारस में कोई है, गाजीपुर में कोई है, मेरठ में कोई है, सहारनपुर में कोई है। हर जिले का एक छत्रप था। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं माफियाओं की, कि अलग अलग जिले के माफिया एक जगह मीटिंग करते हैं, तो वैसे ये लोग भी करते होंगे। अरे उस समय की ऐसी मीटिंगें लखनऊ में भी हुई हैं, जिसकी खबरें भी छपी थी। अच्छा। हाँ, अब नाम मत पूछिए किन किन माफियाओं के किन की मीटिंगें होती थी। हाँ। वो लोग खबरें भी छपी। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ सर, क्या होता था दरअसल, जैसे 2 बाहुबलियों में झगड़ा हो गया। हाँ जी। तो हजरतगंज में किसी बड़े और बाहुबली के घर में सब इकट्ठा हुए और फिर वहां पे कंप्रोमाइजेस हुए। ये होता था। सुना है अतीक का भाई जो अशरफ था वो भी बहुत बदमाश था, और लड़कियों और महिलाओं के मामले में बहुत छेड़खानी और रेप बलात्कार में बहुत आगे रहता था। ये सब मैंने मतलब इसके तो FIR मुकदमे दर्ज ही है, कितनों में सजा हुई ये तो नहीं पता। तो मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी किस तरह से माफियागिरी करता था? भाई मुख्तार अंसारी का, जैसे मुख्तार अंसारी है, लखनऊ में एक थे अजीत सिंह जी, इन सबकी आपस में चलती थी। दोनों सबकी उस समय का जो माफिया राज था, आज बेहतर हालात है, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आज बहुत बेहतर हालात हैं। अच्छा। उस समय का जो आतंक था ये था कि 50 गाड़ियां उनकी निकली, 50 गाड़ियां इनकी निकली। ब्लैक कलर की गाड़ी 786 नंबर, इनका कोई और नंबर, आमने सामने से गुजर रही है। कभी भी लगता था कि आमने सामने गोलियां चल जाएंगी, और चलती थी। माफियाओं के बीच में लखनऊ में कई जगह पे आमने सामने गोलियां चली हैं, और गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले, एक जैसी सफारी और ब्लैक और 786 और 1 नंबर की गाड़ियां चली जा रही है। सब सन्नाटा हो गया, जैसा फिल्मों में आप देखते हो। ये मेरा अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक बार की बात है कि मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन उनकी कोर्ट में पेशी थी जी, और मैंने देखा कि 786 नंबर की गाड़ी काफिला चला जा रहा था। हम भी पीछे लगा दिए, कहाँ जा रहा है। तो देखा सब DGP ऑफिस के अंदर चले गए। अच्छा। तो हमने कहा यार ये तो जेल में है, तो ये DGP ऑफिस में थे। फिर वो 1-1.5 घंटे बाद निकले। हमने अपना फोटो जर्नलिस्ट को बुलाया, उसको भेजा अंदर। उसने फोटो खींची तो उसका कैमरा छीन लिया गया। अच्छा। तो खैर हमने खबर छापी, हमारे अखबार में मैंने खबर छापी कि
मुख्तार अंसारी आए और डीजीपी से मिल नहीं सकते थे नियमित, क्योंकि अभी कोर्ट में पेशी, आप कोर्ट से वापस जाओगे, डीजीपी क्या कैसे चले जाओगे? सही बात है, सही बात है। लेकिन ये जलवा था उस समय, और पुलिस की ये हालत थी, या पॉलिटिकल लोगों का, माफिया को ये बैकअप था कि वो जो चाहते थे वैसे चलते थे और करते थे। ये मेरा देखा हुआ है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, हाँ, किसी का भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ठीक बात है सर। आज के दौर में आ जाते हैं, हमने मुलायम सिंह की बात की है, उसके बाद कार्यकाल आता है मायावती जी का। मायावती जी का शासनकाल आपने जो कवर किया, क्या महसूस किया? कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में बहुत बेहतर था। निश्चित रूप पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो पहली चोट पड़ी वो मायावती जी के समय में पड़ी। और जो गांव का गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, जो पहले थाने जाने की हिम्मत नहीं करता था, या कचहरी के आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करता था, दबंग लोगों के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ शिकायत करने से डरता था, उसके अंदर हिम्मत आई कि वो थाना जा सके और वो तहसील में जाके अपनी कंप्लेंट कर सके। तो ये ताकत तो मायावती जी के समय में मिली। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, ये जो हम जिन का जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने, मायावती जी ने उस पर बहुत तगड़ी चोट की थी। उन्होंने कई लोगों को, जैसे मुझे याद आता है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई उनको इस तरह से, उनके पिताजी को और उनको सबको उठा के बंद कर दिया, पोटा लगा दिया। लेकिन ये भी लेकिन वही है कि आपने, वहां भी भेदभाव हुआ, वहां अपने लोगों को छूट मिली। अच्छा, जो आपके संरक्षण में है उसको छूट मिली, लेकिन बाकी लोगों पे आपने एक्शन किया। हाँ, लेकिन ये था, कोई बड़ा क्राइम हुआ तो उसको बख्शा नहीं गया, चाहे वो उनकी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये तो हुआ था उस समय। हाँ। भ्रष्टाचार कैसा था? भ्रष्टाचार खूब था मायावती सरकार में, खूब भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार का तो कहते थे कि ट्रांसफर उद्योग चलता था उस समय। मेरे ख्याल से हमेशा ही चल रहा, उत्तर प्रदेश में हमेशा ही चला। ये इसके लिए किसी एक मुख्यमंत्री को कहना क्या है, मतलब वो बस सामने नहीं आता है, कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन उस चला तो है ही है। वो कभी पैसों के लिए चला, तो कभी पसंद नापसंद और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चला। मायावती की सरकार में सर सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात ये थी ना कि जैसे जिन चीजों को लेकर आलोचना होती है जी, कि उन्होंने अंबेडकर पार्क बनाया, उन्होंने तमाम पत्थर के वो बनवाए, तो मुझे ये लगता है कि किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की राजनीति में या तरक्की में जब तक उसके 100% लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। तो अगर मायावती जी के समय में जो दलित वंचित तबका है, और चाहे वो अपर कास्ट का भी हो और बैकवर्ड क्लास है, उन लोगों को संरक्षण मिला। उनको, मतलब पहले क्या था कि पहले उनको कल्पना ही नहीं थी कि ये पावर हमारी है। वो पावर का एहसास कराना कि भाई जो संविधान में चीजें हैं वो आपका भी ताकत है, तो वो मायावती जी के समय में वो लोगों ने महसूस किया। और जो उससे पहले, जैसे कि जो मंडल की राजनीति जिसको बोलते हैं, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कराया, तो उससे पहले और उसके बाद की राजनीति में कितना फर्क आया। उसके बाद में दलित बैकवर्ड नेताओं का जो उभार हुआ, उसमें मैं सबसे बेहतर मायावती को समझता हूँ। हाँ, उनके समय में रियल मायने में पावर वो बराबर से गई सबको। मतलब उसमें ये नहीं था कि किसी पर्टिकुलर एक जाति को, या उसमें तमाम जातियों को, सबको वो सब मिला जो उनको मिलना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि 2007 में मायावती को ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबका वोट मिला। हाँ, क्योंकि उनके जो भी सलाहकार रहे होंगे, पहले उनका नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जी। बाद में उनका नारे बदल गए कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सर्वजन हिताय। हाँ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बाद में ये चेंज आया उनके अंदर। लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बहुत स्मार्ट होती है। अच्छा, तो फाइलें तो सबकी बनी। जो भी राजनीति में सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अधिकारियों के पास सबकी फाइलें रही, और वो फाइलें कभी दफन नहीं होती। आज की राजनीति में 20 साल पुरानी फाइल का क्या महत्व है, ये हमको ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक बात है, ये बड़ी बात है। आ जाते हैं सर, अब 2012 से 2017 के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो भी पूर्ण बहुमत से आए, मायावती भी पूर्ण बहुमत से आई। सबसे पहले 12 और 17 में ऐसा क्या जादू किया समाजवादी पार्टी में जो पूर्ण बहुमत में आई?
समाजवादी पार्टी 12 में नहीं 12 में, हाँ 12 में। देखिए उस समय मेरे ख्याल से एक इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था अखिलेश यादव ने जी। और दूसरा मुलायम सिंह मायावती के समय में कुछ 5 साल का पूर्ण बहुमत का जब शासन था तो काफी लोग दब गए थे। काफी लोगों को अगर पावर मिली तो काफी लोगों ने खुद को वंचित भी महसूस किया, खुद लोगों को, तो उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था। एक आखिरी समय में जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, मुझे याद आता है, तो कई मंत्री जेल भी चले गए। हाँ, जेल भी गए, NRHM घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए और कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ मतलब बहुत कुछ हुआ था। जेल के अंदर हुआ, बच्ची लाल मर्डर हुआ और एक IAS थे, उन्होंने गोली मार ली। मतलब वो बड़ा संदिग्ध सा हो गया था कि कोई पीछे बहुत बड़ा बाहुली है या कोई कुछ है जो इस तरह की हरकतें, तो माहौल उनके खिलाफ बन गया। तो एक तो खिलाफ माहौल बनना, दूसरा अखिलेश का एक युवा के तौर पे आना। लोगों ने, यंगस्टर्स ने ये उम्मीद की कि एक युवा मुख्यमंत्री हैं, वो आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा रोजगार की बातें होंगी, ज्यादा डेवलपमेंट की बातें होंगी, तो इसलिए उनको पावर मिली। एक परसेप्शन और बनाते हैं लोग कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडों की सरकार आ जाएगी। ये अमूमन या तो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाती है या फिर हमेशा हमने सुना है, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, परसेप्शन तो उससे ही बनता है ना जो व्यवहार में हो रहा होता है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा था, उस समय अपराधी थे ना। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जब बने तो उन्होंने DP यादव का टिकट काटा। उन्होंने कई अपराधीकरण के खिलाफ, मुलायम सिंह जी की जो अपराध को लेकर छवि थी वो अखिलेश ने उसको धोने की कोशिश की। अतीक अहमद, हाँ, उन्होंने बचने की कोशिश की कि वो अपराधियों से दूर रहें और अपराधीकरण की राजनीति से दूर रहें। लेकिन उसका नतीजा आपने देखा होगा कि जब 2017 से पहले की आपने देखा होगा कितनी लड़ाइयां हुई अंदर। एक तो पावर ट्रांसफर, फैमिली पॉलिटिक्स में पावर का जो ट्रांसफर था, एक तो वो मसला चल रहा था कि किसको मिले। अखिलेश, शिवपाल यादव भी बहुत ज्यादा आकांक्षी थे कि उनको वो मुलायम सिंह की विरासत उनको मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव उनके बेटे थे, उनको लगता था उनको मिलनी चाहिए, और मुलायम सिंह यादव के अपनी एक थॉट प्रोसेस था ही। तो वो लड़ाई जब आप लोगों ने याद होगा कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए सबसे बुरा दिन वो था जिस दिन वो मंच पे इकट्ठा होकर पूरा फैमिली ड्रामा हुआ था। आप लोगों को याद है, टेलीविजन लगे हुए थे, लाइव प्रसारण चल रहा था और लोग एक दूसरे को कंधा पकड़ के झटक रहे थे, धक्का दे रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि मैंने तो उनसे कहा कि अगर तुम्हें चीफ सेक्रेटरी बनना है तो नेताजी के पांव में गिर जाओ और ये हो जाओ, मतलब बहुत सारा की बातें। उसी दौरान वो गायत्री प्रजापति वाले घोटाले और बहुत सारी चीजें सामने आई, जिससे लगातार फिर छवि खराब होती चली गई। बहुत अच्छे काम भी हुए, जैसे लखनऊ के जो पार्क्स बने वो कितने अच्छे बने, एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया बना, मेट्रो आई, ये सारे काम, डेवलपमेंट के काम भी अच्छे हो रहे थे। लेकिन क्रिमिनलाइजेशन पे भी नहीं वो रोक पाया, करप्शन पे भी रोक नहीं लग पाई। बहुत सारी चीजें थी, जो भ्रष्टाचार तो बहुत ही था, इसमें तो कोई शक नहीं, उस समय भी बहुत भ्रष्टाचार। अब आ जाते हैं सर 2017, योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, अखिलेश यादव की विदाई होती है और तब से लेकर दूसरा टर्म अब चल रहा है। तो इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के? और देखिए, पहले तो जिस समय यहाँ पे सरकार बनी उस समय तो तय नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी बने उसके बाद सबसे पहला उनका एंटी रोमियो वाला आया था। जी जी जी। तो वो एक मैसेजिंग थी कि हम कानून व्यवस्था को लेकर, उनका मेन एजेंडा है कानून व्यवस्था। तो बढ़िया अच्छी सख्ती की उन्होंने। और उसके बाद वो जो कानपुर वाला कांड हुआ, एक बिकरू कांड। हाँ, बिकरू कांड से जो है, बिकरू कांड ने उत्तर प्रदेश में एक नई तरीके की राजनीति कहें या राजनीतिक फैसले लेने का एक तरीका कहें कि बुलडोजर चलाना, पहले सबसे पहले बुलडोजर वहां चला जी, और उसके बाद उसकी गाड़ी पलटी, एनकाउंटर या जो भी समझिए उसको, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयों की एक बाढ़ आई। या फिर उसमें आप अतीक अहमद का देख सकते हो, मर्डर हुआ, या जेल के अंदर कई माफिया मारे गए, या बहुत सारे दंगे फसाद हुए तो सबके होर्डिंग लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए। तो इन चीज़ों ने एक खौफ पैदा किया, इन चीज़ों ने एक डर पैदा किया लोगों में, और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज क्राइम का था वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन फिर वही पे कि कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोग, हमेशा की तरह ये होता है कि जो लोग सत्ता के साथ हैं उनके ऊपर उतनी सख्ती नहीं हुई, लेकिन बाकी लोगों पे काफ़ी सख्ती हुई। और एक नैरेटिव बना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में,
कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण खत्म हो रहा है, ये सच भी है। अपराधीकरण पे, ऑर्गेनाइज क्राइम पे तो काफी अंकुश लगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो लोगों में डर भी बैठा, लेकिन ये स्थायी नहीं है। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो योगी हैं, परिवार नहीं है उनका, वो इतना एक्शन एक अपने दम पे ले सकते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें तो कल को कोई दूसरा होगा या परसों कोई और होगा। बिल्कुल होगा। तो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को कानून के हिसाब से जो काम करना चाहिए वो भी हमारी प्रायोरिटी, मतलब जो सरकारें हैं उन या जो सिस्टम है सरकार का, उसमें हमारी जुडिशरी कैसी है, हमारे कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस कैसे काम कर रही है, जो संवैधानिक ढंग से जो कामकाज के तौर तरीके हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। देखिए उसमें एक वक्त की जरूरत थी कि लोगों को लगता था यार अभी ये जेल में गया तो फिर पैसा बाहुबली छुड़ा लेगा, चलिए ठीक है, एक बार मान लीजिए हो भी गया, कुछ समय के लिए सफाई हो गई। लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं है। स्थायी व्यवस्था तो वही है जो रूल ऑफ लॉ से चले, और रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि इनके लिए रूल अलग है और उनके लिए अलग है, क्योंकि जहां पर भेदभाव होगा वहां पे विकृतियां पनपेंगी। तो किसी भी देश की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, वहां पर मेरा ये मानना है कि कानून व्यवस्था समान रूप से सबके लिए काम करे। अब जैसे डेवलपमेंट की स्कीम्स है, अब देखिए वो सबको जा रहा है ना, तो कोई इसमें हिंदू मुसलमान जाति नहीं है, सब लोगों को जा रहा है। तो वो नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखिए तो जो वोटिंग पैटर्न्स हैं वो उभर के आते हैं कि यार मुस्लिमों का वोट है, वहां से भी वोट मिला। हाँ, तो वो इसलिए मिला कि गरीब आदमी को कभी कुछ मिला ही नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि उसी तरीके से न्याय भी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, न्याय भी सबको बराबर से मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान डरा हुआ है? अब जो मुसलमान नेताओं के बयान आते हैं उसके हिसाब से तो लगता है, लेकिन हमारे जो दोस्त यार है वो तो बस मस्त घूम रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने ये देखा कि जो ये नैरेटिव बना कि मुसलमान डरा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं असर मुस्लिम परिवारों पे जरूर पड़ा होगा। तो मैं एक पॉजिटिव बात बताने जा रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। ये मेरे एक दोस्त ने बताई मुझको, कहा भैया हमारे घर के लड़के पहले बदमाशी करते थे, जाते थे, खड़े रहते, जैसे आप लोगों के लड़के बदमाशी करते हैं, हमारे लड़के भी करते थे। लेकिन अब हमारे लड़कों को लगता है, या हम लोगों को लगता है, अगर हमारे लड़के जरा बदमाशी की तो कहीं बुलडोजर ना चल जाए। तो हमारे लड़के तो पढ़ने लिखने लगे या काम काज में लग गए हैं, और उसका नतीजा आप देखिए, सिविल सर्विसेज के जो नतीजे आ रहे हैं, या जो जॉब्स पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आप डॉक्टर्स देखिए, या आप कोचिंग सेंटर्स के बाहर देखिए, मुस्लिम लड़के लड़कियां ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन ज्यादा बढ़ गया है। ये मैंने पिछले 8-10 साल में देखा है। आप इसको अगर डेटा निकालोगे ये बात प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्हें संरक्षण नहीं, उन्हें लगता है कि भैया बच के रहना है और हमको अपना सही रास्ता रखना है। ये जो नैरेटिव बना है, हाँ, उसकी हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो नैरेटिव है उसका फायदा कम्युनिटी को मिल रहा है। हाँ। बुलडोजर एक्शन कितना सही है भाई? बुलडोजर एक्शन, अगर वो, मेरा मानना है कि बुलडोजर हर उस व्यक्ति पे चलना चाहिए जो गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बुलडोजर किसी पे इस वजह से नहीं चला है कि उसने वो क्रिमिनल इसलिए चला है, उसने रूल तोड़ा है। ठीक है, अब रूल तोड़ा है तो उसके एक्शन में चला है, लेकिन मेरा मानना है रूल बहुत लोग तोड़ रहे हैं सर। यहाँ तो भाई सड़क पे चलना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा बुलडोजर चलाइए। जिन्होंने भी पार्किंग नहीं बनाई है, दुकानें बना ली है पार्किंग में, बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, गली के अंदर रूल्स फ्रेम हैं, रूल को तोड़ा जा रहा है। थोड़ा बुलडोजर मेरा मानना है और चलाना चाहिए, लेकिन वो खाली इस पे नहीं कि क्राइम किया है या माफिया है या वो है। अरे ये ज्यादा बड़े माफिया हैं जो लोगों का रास्ता रोके हुए हैं और जो नियम के विरुद्ध जाकर लोगों की जिंदगी को दुश्वार कर चुके हैं। सड़क पे चलना मुश्किल है, इतना ट्रैफिक जाम लग रहा है, इन सब पे बुलडोजर चलाना चाहिए। नहीं सर, क्या है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं या प्रवक्ता हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि केवल एक जाति धर्म को देखकर या तो पुलिस की गोलियां चल रही हैं या बुलडोजर चल रहा है। भाई बुलडोजर चला है तो जहां पर बुलडोजर गलत चला वहां पे आपने देखा कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, रोका, उसको मना किया, उस पर फटकार लगाई। तो कुछ मामलों में जरूर हुआ होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई लूप होल आपको दिखाई देता है कि कहां पर काम करने की जरूरत है?
भाई हर सरकार तो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती ना, हर सेक्टर पे इतना परफेक्ट नहीं हो सकती। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है बतौर पत्रकार? देखिए, मैंने तो अभी आपको बोला कि जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे नदियों का प्रदूषण है, जंगलों का कटना है, और गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या है, आबादी है, इन सारी चीजों पे रोजगार की स्थिति है, पढ़ाई के बेहतर अवसर हैं, इन सब पे लगातार काम करने की जरूरत है। अभी मैं क्या देख रहा हूं कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसमें बड़ा फर्क आ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की पढ़ाई में और प्राइवेट की पढ़ाई में बड़ा फर्क आ रहा है। बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, एक तो सरकारी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्कूल कॉलेजों की संख्या आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले कम हो रही है। तो वो जो चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर है, वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल दिख जाता है, जिसकी जान फंसी है वो चला जाता है, लेकिन कर्ज में आ जाता है, घर मकान बिक जाता है। तो मुझे लगता है एक हेल्थ का सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है, एजुकेशन में बहुत बेहतरी की जरूरत है, वहां पर और काम होने चाहिए, रोजगार के लिए काम होना चाहिए। अब आप देखिए कि सरकार को ऐसा नहीं है कि सब पता नहीं है। अब जो मोबाइल यूजर्स हैं, सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल डेटा का बहुत बड़ा एक जरिया है। हम आपसे क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या रिकॉर्ड हो रहा है, अभी आप जब इसको दिखाओगे तो सब जाएगा। वो नैरेटिव बनाने में एक भूमिका अदा करते हैं। सरकार को पता है कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप की क्या प्रॉब्लम है, उनको सब पता है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम भी हो रहा होगा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं हो रहा। अगर काम नहीं हो रहा तो दोबारा सरकार नहीं बनती भाई। चुनाव अगर मतलब पर ये सब खुश रही हैं, और सबको खुश हमेशा मतलब मुश्किल ही है कि जिस तरह से रिसोर्सेज है, जिस तरह से आबादी है, उसमें एक मतलब सबको प्रसन्न कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि जो लायक लोग हैं, जो जिसका काम है वो करे। जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइज सरकारी संस्थाएं हैं, वो डिटोरिएट ना करें, वो नीचे ना जाएं, उनका स्तर ऊपर जाना चाहिए। वहां पर अच्छे लोगों की तैनाती हो जो संस्था को बनाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री या एक सरकार नहीं कुछ कर सकती। सिस्टम पूरा ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल सिस्टम में भले ही आपका समर्थक को रखो, लेकिन समर्थक में तो बेस्ट को रखो। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो रखो, जिसकी मेरिट है उसको तो रखो। अच्छे लोग होने चाहिए अच्छी जगहों पे, तब और जब पूरा माइक्रो सिस्टम हमारा बेहतर होगा तभी राज्य ऊपर आएगा। अभी भी पहले से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी, खासतौर से रोजगार के सेक्टर में। उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बाहर जाएं? बार बार कहे जाते हैं भैया कह के महाराष्ट्र में मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं भाई? हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतने संसाधन है हमारे पास, हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? हम क्यों दूसरे राज्यों में जा रहे हैं? ठीक बात है, ठीक बात है। और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। अब थोड़ा सा आपसे अंदर की खबर जानने की कोशिश करते हैं। सर, सरकार में क्या चल रहा है? बता रहे हैं कि यहाँ पर आपस में नहीं बन रही है, या फिर दिल्ली और लखनऊ में नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इनके बीच में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि सर देखिए, हर चौक चौराहे पे इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसकी असलियत क्या है? देखिए, इसकी असलियत वही है कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति आपका जब घर होता है, जॉइंट फैमिली होती है, तो वहां पे यही होता है। एक दूसरे के सामने से सब मीठे मीठे बोलते हैं, पीछे सब एक दूसरे की चुगली करते हैं। तो जहां राजनीतिक कुनबा होगा वहां इस तरह की चीजें होंगी। और आज से नहीं, हमेशा से। जब कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह और वो उस समय के जो दौर के योजना था, तब भी उत्तर प्रदेश में था। उससे पहले जब एनडी तिवारी जी कांग्रेस के थे तब भी था। उससे पहले जब वीर बहादुर सिंह थे, श्रीपति मिश्रा थे, तब भी था। तो हमेशा से, हर दौर से जब राजनीतिक जो पार्टियां रही हैं या सरकारें रही हैं, उसमें इस तरह के जो अंतर्विरोध होते हैं वो हमेशा रहे। तो मुझे नहीं मालूम कि इस समय कहाँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे किसी पॉलिटिशियन ने आके तो नहीं कहा। सब लोग अपनी सरकार की तारीफ ही करते हैं कि अच्छा चल रहा है, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होगा या ऊपर नीचे में कहीं कोई गतिरोध नहीं होगा, लेकिन वो गतिरोध मेरे सामने इस रूप में तो कहीं आया नहीं। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, जब मंचों पे होते हैं तो सब लोग साथी होते हैं, एक दूसरे की खूब तारीफ करते हैं। चर्चा ये भी हो रही थी कि ब्राह्मण समाज क्या नाराज है क्या?
अभी यूजीसी को लेकर जो आया उसको लेकर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उबाल था। तो अब वो राजनीतिक रूप से क्या है वो देखने वाली बात है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या असर रहेगा, उसमें सामूहिकता कितनी है उसमें। सर क्योंकि मैंने इसलिए भी पूछा, हमने देखा कि माघ मेले में क्या हुआ और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बहुत ज़्यादा सरकार, लोकल प्रशासन और शंकराचार्य उनके बीच में ठन गई और कुछ तस्वीरें भी आईं। इसको आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मेरा मानना है कि ये सब विवाद के विषय होने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जहाँ शिक्षा के मुद्दे हैं, जहाँ बेरोजगारी के मुद्दे हैं, हम इन नैरेटिव्स में उलझे हुए हैं। मैं तो इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ कि ये कोई इशू है क्या? ये कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। और ये एक लोकल एसडीएम लेवल पे और लोकल एसपी के लेवल की प्रॉब्लम्स है जिसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है नीचे वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इसको मैं इतना ही इसी रूप में देखना चाहूंगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है तो लोकल प्रशासन इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? तो लोकल प्रशासन को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। वहां पर वो है ना, उसको डिसीजन लेना है। कल को दंगा फसाद हो गए, कुछ हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर आप अफसर बने हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप पीपीएस हो, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए ना, जो सही डिसीजन है। क्या आपने किस चीज के लिए काम कर रहे हो? आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हो ना उस समय, और आपको बड़े लोगों का हित देखना है। या तो आपने चमचागिरी करके पोस्ट हासिल की है, तो हम तब भी तो आप ही को जिम्मेदार मानेंगे ना, अधिकारियों को जिम्मेदार मानेंगे ना, जिसको वहां पे देखना है। आप छोड़ दीजिए ना पोस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे अधिकारियों ने फर्म रहे, अपने डिसीजन लिए जो सही है, जो देश के हित में है, जो राज्य के हित में है, जो जिले के हित में है, जो मेला परिसर के हित में है, वो निर्णय लिए जाएंगे ना। ठीक बात है सर आ जाते हैं। अब चूंकि 2027 का चुनाव और चुनावी मोड में सारी पार्टियां आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने और अच्छा रिजल्ट लेकर आए, अच्छी जीत हुई अखिलेश यादव की। अब विधानसभा चुनाव में कहां पर खड़ी है समाजवादी पार्टी? मुझे लगता है कि लोकसभा में और विधानसभा में और शहरी निकाय में सब में फर्क होता है। ठीक है। और विधानसभा की तस्वीर अलग होती है और लोकसभा की तस्वीर अलग होती है। कभी कभी कोई नेशनल मुद्दे हावी हो जाते हैं, कभी कभी कोई तत्कालिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बन जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सबको साथ लेके जो चलेगा वही सरकार बनाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक जाति, कम्युनिटी, आप उनके ऊपर ध्यान दो, उनके उत्थान की बात करो, लेकिन अगर आप आइसोलेट करोगे, अभी बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ? बिहार के इलेक्शन में ऐसी ही बातें थी और तेजस्वी यादव कहाँ गए? ठीक बात है ना? तो मेरा ये मानना है कि ये सबको समझना चाहिए कि जो खासतौर से जो नया युवा है वो मेरे ख्याल से इससे, इन सब चीज़ों से थोड़ा मुक्त होना चाह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन वो चाहता है ग्रोथ, वो चाहता है डेवलपमेंट, वो चाहता है बेरोजगारी दूर हो, वो चाहता है खुशहाली हो, वो चाहता है इंटरटेनमेंट मिले उसको, वो खुश रहना चाहता है। लेकिन ये भेदभाव वाली चीज़ें, लोगों को बांटने वाली चीज़ें, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जातियों के आधार पे हो, उससे बचना चाहिए। डेवलपमेंट की बात हो, ग्रोथ की बात हो, क्या नई चीज़ें करेंगे, क्या सुख सुविधाएं लाएंगे, कैसे लोगों का जीवन आसान करेंगे, उस पर इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, आपका अपना पार्टी का जो संगठन का ढांचा है वो कैसा है। जैसे इसमें मैं श्योर हूं कि बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत है। एक तो बीजेपी का अपना संगठन आज की तारीख में, हाँ, दूसरा आरएसएस का। अब उनके मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी का क्या है, वो उनको अपना देखना पड़ेगा कि क्या उनका इतना स्ट्रांग है जितना इनका है, या कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है। तो जो आपका बूथ लेवल का अरेंजमेंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे आपकी लोगों के ऊपर कितनी पकड़ है। समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण बड़ा ठप्पा लगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए कहा जाता है कि एमवाई समीकरण से वो बाहर निकलना चाहते हैं और शायद इसी वजह से जो टिकट बंटवारे हुए 24 के, तो उसमें उसकी झलक देखने को भी मिली। क्या अखिलेश यादव को ये लगता है कि मुसलमान और यादव वोटर उनके साथ हैं ऑलरेडी? ऐसा है क्या? भाई, ये अखिलेश यादव जी की क्या सोच है वो तो अखिलेश यादव जी बेहतर बता सकते। मैं ऐसा नैरेटिव बनता दिखता है। हाँ। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है 27 के चुनाव में किंग मेकर कौन रह सकता है? किंग मेकर हमेशा जनता होती है। जनता से बड़ा किंग मेकर कौन होगा? हाँ। जहां पे वोटर होगा, जो वोटर तय करेगा जी,
वही होगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और यूथ जो अभी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जेनजी हैं, इनकी भूमिका बहुत बड़ी रह सकती है और इनके बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं है। ये क्या करने वाले हैं, इनके ऊपर फोकस रखना होगा, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। तो इनके जेनजीज मुद्दे हैं। हाँ अच्छा, गेम चेंजर साबित हाँ, हो क्योंकि घर के अंदर देखिए, घर के अंदर जब डाइनिंग टेबल पर बैठ के जब बहसें होती हैं तो बच्चे अलग बोल रहे हैं, पिताजी अलग बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में देख लो, दादाजी पार्क पे कब्जा करे बैठे हैं, बच्चा खेलना चाह रहा है, लड़ाई चल रही है। अरे दादाजी पे रखे हुए हैं बच्चे कि बताओ पार्क में वो खेलने नहीं देने, दादाजी को लग रहा पार्क बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सारे भेद होते हैं ना, कई बार पॉलिटिकल पार्टियां इसके बारे में सोच भी नहीं रही होती है कि वहां एक नया ही नैरेटिव चल रहा है नीचे नीचे। मायावती की वापसी होते देख रहे हैं कहीं से? मुझे लग रहा है इस बार बेहतर करेंगी वो। अच्छा, क्योंकि पिछले कई चुनाव उसका मैं टैक्टिकल कारण बता दूं आपको जी। मुझे लगता है कि बीजेपी को भी लग रहा होगा कि 2 बार की इनकम्बेंसी है, तो इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो अगर एक के पक्ष में चला जाएगा तो वो नुकसान कर देगा। लेकिन अगर एक दूसरा भी पार्टी 2 तरफ बट गया ना तो बैलेंस बनता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफी लोग जो है ना, बीएसपी अच्छा लड़ेगी इस बार। अच्छा लड़ेगी बीएसपी अच्छा लड़ेगी क्योंकि वो बीजेपी को भी सूट कर रहा है उसका अच्छा लड़ना। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो अच्छा लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर उसका फायदा मिलेगा अगर बीएसपी अच्छा लड़ती है तो। सत्ता में आने के कहीं तक चांसेस दिख रहे हैं बीएसपी के? भाई मैं बिल्कुल भी भविष्यवक्ता नहीं हूं और नीचे लोग क्या सोच रहे हैं ये मैं और मेरा मतलब मेरी भविष्यवाणी में क्या होता है ना कि एक अपना पर्सनल बायस होता है जी जी, और उस बायस से मुक्त होकर सोच पाना और देख पाना, वो सलाहियत जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से आती है और मुझे अपने ऊपर डाउट है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर पाऊँ। युवा चेहरों की बात कर लेते हैं जल्दी से। युवा चेहरे इस बार लोकसभा चुनाव में हमने बहुत देखे हैं। हमने पूर्वांचल में देखिए प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नगीना से सांसद बनकर आए हैं चंद्रशेखर। तो ये जितने भी युवा सांसद हैं, आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे, कुछ आपको लग रहा है जैसे चंद्रशेखर की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि उनको बीच में भी कहा जाने लगा कि भाई वो बीएसपी का जो है सब्स्टिट्यूट है, तो कितनी तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ये जो युवा चेहरे आपको? भाई ये युवा चेहरे तो अपने पिताजी के दम पे आगे बढ़ रहे हैं ना, या माताजी के दम पे या अपने रिश्तेदारों के दम पे। जी देखो, युवा चेहरे आगे बढ़ते हैं, जैसे चंद्रशेखर हैं या और लोग हैं, वो अपने दम पे जब आगे बढ़ते हैं तब लगता है कि युवा चेहरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल विरासत लेके, राजनीतिक विरासत के साथ में आप बढ़ रहे हो, तो ये इसमें आपकी काबिलियत तो आपको बहुत साबित करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में जाके। तो मेरा मानना है युवा वो जो अपने दम पे खड़ा हुआ हो और वो बढ़ रहा है आगे, तब तो हम उसको नोटिस में। इन सब के बीच में चंद्रशेखर की तारीफ है सर? भाई उन्होंने सीट जीती है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो वोट बैंक बनाए ही, अपना कुछ अपना आधार बनाया ही होगा। ठीक है सर, तो आप भविष्यवाणी तो करेंगे नहीं, लेकिन आपको हम जरूर, हमारा फर्ज है पूछना कि 27 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर एज किसको मिलता दिखाई दे रहा है? आज की डेट में मजबूत कौन है? देखिए, मुझे लग रहा है लड़ाई होगी टफ। अच्छा, हाँ, लड़ाई होगी तगड़ी इस बार। हमेशा ही होती है, लेकिन इस बार की चूंकि 10 साल की इनकम्बेंसी है, बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है इस बार का। बिल्कुल बिल्कुल। बतौर पत्रकार भी अगर आप देखें हैं तो उस नज़रिए से बड़ा मज़ा आएगा इस बार चुनाव कवर करने में। आप देखिए, इलेक्शन कवर करने के तौर, मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के तरीके भी बदलने चाहिए। अब देखिए कितना इंटरनेट का यूज़र कितना बढ़ गया है ना, बहुत गांव तक हो गया है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े संसाधन, रिसोर्सेज कम होने चाहिए। इलेक्शन में जितना रिसोर्स इस्तेमाल होता है उतना ही कहीं ना कहीं उसका असर हमारे आपके जीवन पे आता है। तो एक सोच ये होनी चाहिए कि कैसे राजनीतिक खर्चे कम किए जाएं और कैसे आम लोग लड़ने का चुनाव हिम्मत कर पाएं। अभी तो इतना महंगा इलेक्शन है, इस महंगे इलेक्शन की बात होनी चाहिए, इतना महंगा क्यों है? ठीक बात है। एक विधायक हमको लगता है कि 10-20 करोड़ तो खर्चा कर ही देता होगा। अब कहाँ से लाएगा? एक अच्छा सोशल वर्कर कोई काम कर रहा है समाज में, वो चाहता है कि मैं भी विधानसभा में जाऊं और मैं भी पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभाऊं, लेकिन जहां पे इतना महंगा इलेक्शन है वहां पे कोई क्यों, मतलब कैसे जा पाएगा? और जनता को भी चाहिए कि दिखावे पे ना जाए। जनता को ऐसे प्रत्याशियों को चुनना चाहिए जो कम पैसों में चुनाव लड़ रहे हैं और जिनकी अपनी छवि अच्छी है।
वो किसी भी पार्टी के हो। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन ऐसे प्रत्याशी मिलते बहुत कम है। ये भी एक विडंबना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बात करके बड़ा अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ जिनकी यादें ताज़ा हो गई। 90 के दशक से आपने बताना शुरू किया और आज तक का विश्लेषण किया। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।